स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें 9136934058 पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल हमें भेजें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ईटी नाउ स्वदेश के पेज पर जाकर अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं। और आपके आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले लेकिन आज बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। 52,000 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड और चांदी 58,000 के ऊपर टिक गई है। वीरेन सर, क्या लग रहा है? अच्छी तेजी दिख रही है सोने और चांदी में। कई दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे। अभी अमित जैन एक हिसार से, मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो उनका कॉल आ गया कि सर चांदी में क्या करना चाहिए, क्या करें इस तेजी में, कितनी तेजी आगे बढ़ेगी? हाजिर के वो ट्रेडर हैं। फिलहाल ये ताइवान चाइना का रिस्क टेंशन थोड़ा प्रीमियम बिल्डअप हो रहा है। खास करके सिल्वर जो कि थोड़ी अंडर वैल्यूड भी हो गई है, तो इसमें रनअप आना चाहिए। आज के हिसाब से तो मैं 58,000 के आसपास मेरा बाय कॉल है। 59,000 के आसपास का हम लक्ष्य रख सकते हैं और 57,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सोने में भी थोड़ा रनअप तो है, बट पर्टिकुलर अभी फिलहाल प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से सिल्वर बेटर आउट परफॉर्म करते दिख रही है। चलिए अब रवि जी आपका व्यू भी जान लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम सवाल इसी पे आज हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल है, हर इंडिविजुअल का सवाल गोल्ड और सिल्वर पे नहीं ले पाएंगे, तो एक ब्रॉडर व्यू बता देते हैं। पहले आप जो हाजिर के में जिन्होंने एक्सपोजर ले रखा है, या ट्रेडर होंगे या फिर अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा होगा, उनको क्या सलाह देंगे जो इन्वेस्टर हैं गोल्ड और सिल्वर के? रवि जी। जरूर से आप भी बने रहे। पर्टिकुलर जो दोनों के मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, साथ में रुपये भी कमजोर है तो उसका एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर है वो लोग अभी जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा रुके। जिसके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो अपना पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। नया पोजीशन लेना है, जो अगर ट्रेडिंग पोजीशन भी लेना है, तो मुझे सिल्वर अभी थोड़ा बहुत कंपैरेटिव गोल्ड पॉजिटिव लग रहा है। अगर कुछ वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस इमर्ज हुए तो गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, बट मेरा इमीडिएट व्यू है कि 58,200 के करीब अभी चांदी चल रहा है। 58,072 के करीब एक बार बाय करना चाहिए। अपर साइड 58,880 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। 57,750 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग पोजीशन सिल्वर में ली जा सकते हैं। जो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म एंड इन्वेस्टर है वो लोग 60,000 के करीब एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सिमिलर वे में गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 52,400 तक के लेवल आपको देखने को मिले तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर लेना। अगर आपने नीचे से बाय किया, नया इन्वेस्टमेंट 51,400 500 के करीब आता है तो आप वहां पे 51,000 का लेवल स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बॉटम बन चुका है और यहाँ से एक रिकवरी के ही चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। अगले दर्शक मनोज बापत हैं मुंबई से। 6 लॉट चांदी इन्होंने 53,000 में खरीद रखा है और ये दिवाली तक इनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, रोल ओवर करने के लिए तैयार है। पर्सनली इन्होंने बात भी की थी कि दिवाली तक क्या चांदी 60,000 रुपये हो जाएगी। क्या लग रहा है बीरेन सर? इनको अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, 6 लॉट है, होल्ड करने के लिए भी तैयार है, रोल ओवर भी करना चाहते हैं। 60,000 क्या चांदी दिखाएगी दिवाली तक? ये सवाल का जो बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर है नहीं, 1700-1800 रुपए सिर्फ दूर है। फेड की रफ्तार कैसी रहेगी, चाइना टेंशन आगे बढ़ेगा या सबसाइड होगा, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। बट फिलहाल जो रनअप बना हुआ है वो देखते हुए 60,000 आ भी सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी जरूर बोल सकते हैं इसको, अगर ये क्योंकि संडे तक ये चाइना का ये वॉर ड्रिल्स चालू है, मिलिट्री ड्रिल्स, तो मैं भी कि हम इसको 8-10 दिन में शायद 60,000 तक देख सकते हैं। ओके, यानी 8-10 दिन में ही आपको 60,000 तक हो सकता है आ जाए। आपको भी लगता है रवि जी 60,000 का स्तर मुमकिन है जल्द ही चांदी में?
जरूर से 60,000 का स्तर मुमकिन है। पर्टिकुलर इस जिस हिसाब से तेजी हो रहे हैं, पर्टिकुलर रुपी का फिर से वो कमजोर होना ये एक थोड़ा एडिशनल सपोर्ट है बुलियन में। सिल्वर में दूसरा है कि मेटल्स में भी लोअर लेवल पे स्टेबिलिटी देखने को मिले, तो दोनों साइड से अभी तो एडवांटेज है। कोई बड़ा फैक्टर डेवलपमेंट ना हो, कोई इतना ज्यादा ये वॉर का जो ड्रिल है वो हार्श ना हो, तो मुझे लग रहा है कि 60,000 तक के लेवल जल्दी अप्रोच हो सकते हैं। अगर कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी इमर्ज होते तो भी गोल्ड के सपोर्ट के हिसाब से सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड से ज्यादा सेफ सिल्वर है, उसमें 60,000 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इसके बंसल साहब है ग्वालियर से। लेड क्या 188 रुपए के ऊपर जाएगा? बीरेन सर क्या लग रहा है, 188 के ऊपर ज्यादा दिख रहा है लेड आपको? मेटल्स में सबसे कमजोर काउंटर ये रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 180-81 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें सप्लाई की शॉर्टेज हालांकि थोड़ी शायद इसको 181-82 तक शायद ले जाए। मेटल्स में पर्टिकुलर जिंक फ्रंट रनर है। मींस जिंक जब तक मजबूत रहे तब तक इसके पीछे दूसरी मेटल चलती है। बट फिलहाल लेड तो काफी कमजोर दिख रहा है मींस सभी मेटल्स में। तो ये पर्टिकुलर मुझे 188 का लेवल लो प्रोबेबिलिटी यानी इसकी पॉसिबिलिटी कम दिखती है। कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए रवि जी? कॉपर में ट्रेडिंग पोजीशन लेनी चाहिए एंड इंट्राडे ही आपकी पोजीशन होनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बात करें तो आज मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिल सकता है। 640 के करीब एक बार बाय का कॉल लेना है आपको। 635 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 650 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी इवनिंग के लिए आज करना चाहिए। डिप्स 640 पे खरीदे, 635 का स्टॉप लॉस लगा है, 650 का टारगेट है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। किशन है नासिक से। धनिया अगस्त एक्सपायरी 11,800 रुपये पे खरीदा है। रवि जी क्या करे? अब तो वक्त नज़दीक आ गया है, अगस्त एक्सपायरी की बात है, क्या करना चाहिए इनको? एक बार थोड़ा बहुत यहाँ से जंप मिलता है क्योंकि आज का जो अगस्त का अभी लेवल है वो 11,550 के करीब है। अगर 680-700 तक आ जाता है तो वहां पे एग्जिट करके आई थिंक अभी थोड़ा बहुत साइडलाइन होना है और बाद में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 के नीचे मिले तभी एंट्री करने। थोड़ा वोलेटिलिटी है, मुझे यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की वीकनेस और दिख रहे, तो कुछ भी उछाल देखने को मिले उसका एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख के उसमें एक बार एग्जिट होना बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगले दर्शक यशवर्धन है सांगली से। 4 महीने में हल्दी में कितनी तेजी आ सकती है? बीरेन सर क्या लग रहा है 4 महीने के हिसाब से हल्दी में कितनी तेजी? हल्दी में इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, बट जहां तक मैं अगर चार्ट के हिसाब से देखूं तो ये पेरेनियल बेयर मार्केट है। मींस परमानेंट इसमें उछाल कम रहता है और सेल साइड खास करके हेजिंग का सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं भी शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। फिलहाल 7800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बाजार चलना थोड़ा टफ लग रहा है। अगर 7120 7120 ब्रेक करता है तो मैं भी हम इसको 6890 6800 तक देख सकते हैं। अगले दर्शक हैं हीरा लाल है राजस्थान से। नेचुरल गैस 614 रुपए पर शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। रवि जी क्या करें? नेचुरल गैस में पहले तो जो भी लोग नई भी पोजीशन कर रहे हैं या जो भी नए लोग सुन रहे हैं उसको भी एक स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि इंट्राडे के सिवा पोजीशन ना रखे, क्योंकि इसमें काफी ट्रैप होने के चांसेस बन रहे हैं। बोथ साइड इतनी वोलेटिलिटी है कि इंट्राडे में 30-40 पॉइंट की मूवमेंट आ जाते, तो वहां पे ध्यान रखें। सेकंड कि जो लोग करना ही चाहते हैं ट्रेड नेचुरल गैस में वो लोग ऑप्शन से ज्यादा फोकस करें। काफी लिक्विडिटी एंड काफी अच्छे लेवल्स वहां पे मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पहले तो आपका ट्रेड जब तक ये यूएस का जो सप्लाई है वो यूरोपियन साइड रिस्टोर नहीं होता तब तक इतना ही वोलेटिलिटी वाला ट्रेड रहेगा, क्योंकि अभी भी जर्मनी एंड रशिया के बिटवीन जो सप्लाई के इश्यू है वो अभी भी इमर्ज है। तो शॉर्ट से बचे। आई थिंक बाय ऑन डिप्स का ही वहां पे स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ऑलरेडी अपने पोजीशन ले रखे तो मेरा ये एडवाइस है
कि अगर आज की वोल्टर इवनिंग तक आप आज इन्वेंट्री के डेटा आने वाले हैं, तब तक आप होल्ड करें। बट अगर 640 के करीब लेवल मिल जाता है तो एक बार वहां पे आप लॉस बुक करके आपका पोजीशन ऑप्शन थ्रू बाय में कन्वर्ट कर ले। 650 का कॉल ऑप्शन बाद में बाय कर ले, बट मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अप है। 640 के करीब आपका लॉस बुक कर ले। ओके बीरेन जी, नवदीप नायक हैं गुजरात से, कॉपर इंट्राडे के लिए राय जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप उनको, नवदीप जी को? इंट्राडे के हिसाब से अभी फिलहाल तो ये जॉबिंग का मार्केट है। टेम्पररी 640 के आसपास बाय किया जा सकता है सिर्फ इंट्राडे के लिए। 636 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 645 646 का टारगेट रख सकते हैं और दिन के अंत में मींस रात तक ये पोजीशन जो भी है क्लोज आउट करनी है। ओके, अगले दर्शक सार्थक अग्रवाल हैं इंदौर से, कपास खली में क्या लग रहा है? बीरेन सर, क्या लग रहा है कपास खली में? आज तेजी दिख रही है 2% की। इसमें थोड़ा रनअप आया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं 2600 से 2700 के आसपास का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें टाइट स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड जाना चाहिए। ये टेक्निकल रिएक्शन का बाउंस लग रहा है, तेजी की शुरुआत नहीं लग रही है। सर लेकिन हाजिर के जो कारोबारी है, इन्होंने लिखा था कि ये मिलर हैं, तो मिलर के लिए क्या सलाह होगी कॉटन केक में? कॉटन केक में क्वालिटी बेसिस काफी मायना रखता है। मोटा खल जिसको कहेंगे, जिसमें 8-9% का ऑयल कंटेंट है, वो मार्केट और एनसीडीएक्स के बीच टोटल डिस्कनेक्ट है। तो हर मिलर की अपनी अपनी केक, इसकी ब्राइटनेस जो ग्रीनिश है वो काफी बढ़िया क्वालिटी जो है वो थोड़ा प्रीमियम में जरूर बिकती है। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एनसीडीएक्स अगर 10 रुपया भी डाउन होता है तो हाजिर किसी को नहीं लेना है, कोई भी भाव नहीं लेना है, और एनसीडीएक्स अगर 20 रुपया प्लस हुआ तो सबको लेना है। तो इस तरह का एक डिस्कनेक्ट इस मार्केट में देखा गया है आजकल। सर कल एक एकोशिया वाले आए थे, उनका कहना था कि जो एक्सपायरी वैलिडिटी पीरियड है वो 6 महीने की, उस वजह से स्पेकुलेशन और जो क्वालिटी पर भी दिक्कतें हो जाती है। तो एनसीडीएक्स को वो चाह रहे हैं कि जो एक्सपायरी की जो अवधि है, वैलिडिटी पीरियड है, उसे घटाकर 6 महीने से 4 महीने कर दिया जाए। क्या आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका भी लंबा अनुभव है वायदा बाजार का? रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव पे मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। जी, आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? जरूर से, इससे मींस के उसमें ऑयल कंटेंट एंड ये दोनों इशू थे जो फिजिकल मार्केट ने रिक्वेस्ट किया था। पर्टिकुलर रेगुलेशन ऑलवेज इंडस्ट्री जब डिमांड करते हैं तो एक्सचेंज को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हेजिंग पोजीशन वहां से आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि 4 मंथ वाला, और साथ में इसमें जो इशू रहता है वो कॉन्टेंगन बैकवर्डेशन का सीजनलिटी के हिसाब से काफी इश्यूज रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर छोटी वैलिडेशन होगा, तो मेरे हिसाब से इससे थोड़े बहुत वो लोग बच पाएंगे। एंड सेकंड की अगर ऑयल कंटेंट का भी उन्होंने बढ़ाने के लिए बोला है, तो जो भी उसमें से बायर है उसके ये फेवर में है। तो आई थिंक सेलर बायर का दोनों फिजिकल मार्केट से, क्योंकि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके रेगुलेशन फिजिकल मार्केट के साथ जुड़ के ही वो लोग बनाते। तो अगर ये रेगुलेशन में थोड़ा बदलाव से अगर ज्यादा वॉल्यूम एंड ज्यादा पार्टिसिपेशन आता है तो एक्सचेंज को एक कंसिडर करना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक है महेश है हैदराबाद से और अनुज गुप्ता है झांसी से। 2 दर्शक, दोनों के सवाल एक है, गोल्ड का नजरिया जानना चाह रहे हैं एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। क्या सलाह देंगे बीरेन सर आप? टेम्पररी मेरा नजरिया थोड़ा बुलिश है 3-4 दिन के लिए। हालांकि इस भाव से करीबन ऐसा मैं मानता हूँ कि 52,800 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा। तो बाइंग एंट्री के हिसाब से मैं 51,300-400 बेटर रेट मानूंगा बार्गेन हिसाब से, और जिसका स्टॉप लॉस 50,900 होना चाहिए। ओवरऑल रेंज इसकी फिलहाल एक वीक की दे रहा हूँ, 7-8 दिन की, वो 50,700 से 52,700 की रहेगी। थोड़ा ये पर्टिकुलर वीक ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। एक हफ्ते का जो रेंज इन्होंने दिया है 50,700 से 52,700 का, इस रेंज का ध्यान रखें। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तो इस रेंज का ही फायदा उठाए, ऊपर में बेचे या नीचे में खरीदारी करे, जब तक इसको ब्रेक ना कर ले। चलिए, अगले दर्शक मयंक गुप्ता है यूपी से,
कॉपर और जिंक में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? रवि जी क्या सलाह देंगे कॉपर और जिंक के ट्रेडर को आज? कॉपर में ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया, आगे जो क्वेश्चन था 640 के करीब बाय, 635 स्टॉप लॉस एंड अपर साइड 650 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। जिंक में थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है वो तेज है एंड पर्टिकुलर कोई भी मोमेंटम वहां पे 295 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे बाय करें। 298 के जितने करीब मिले 303 तक के लेवल्स आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं। 294 के करीब एक स्टॉप लॉस लगा के जिंक में भी बाय लिया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेड के लिए कॉपर एंड जिंक दोनों में बाय पोजीशन करनी चाहिए। अगले दर्शक महेश हैदराबाद से हैं। रवि जी, एक लॉट इनके पास है 51,975 रुपए पे गोल्ड सेल किया है, क्या करना चाहिए इनको? एक बार कोस्ट के करीब एग्जिट हो जाना है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में प्राइसेस में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। जैसे यूएस मार्केट ओपन होगा थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, साथ में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी है उससे लग रहा है कि सपोर्ट जीबीपी को मिल सकता है, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत वीक होगा तो आगे एक रिकवरी के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप अगर आपके कोस्ट 51,975 के करीब आ जाए तो एक बार आप सेल में से एग्जिट कर ले। मुझे इमीडिएटली 52,400 तक के लेवल्स वहां पे दिख रहे हैं, तो आई थिंक एक बार कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाना है और 52,100 का स्टॉप लॉस आप अभी पोजीशन पे लगा लें। ओके, तो ये व्यू महेश जी के लिए है रवि जी की तरफ से। अगले दर्शक हैं हीरालाल राजस्थान से। सिल्वर इन्होंने 58,515 पर बाई किया है, क्या करना चाहिए बीरेन सर? फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। 59,000 59,500 59,500 तक आ सकता है। जो मौजूदा पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस 57,300 के आसपास रख सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। चना का आउटलुक जानना चाह रहे हैं वीरेन जी आपसे। पूजा हैं, शहर का नाम नहीं भेजा है। चने में क्या लग रहा है वीरेन सर? चने में थोड़ी रिकवरी आई है वैसे सर। सभी दलहन में खास करके तूर में काफी रनअप अच्छा आया। ऑलमोस्ट 2,000 रुपए की तेजी हुई। 8,000 8,200 के भाव चल रहे हैं महाराष्ट्र सेंटर्स के। फसल को डैमेज की बात है। थोड़ी फेस्टिवल डिमांड भी है। चने में भी शायद थोड़ा रिकवरी है। बॉटम से तो शायद 500-600 रुपया इम्प्रूव हुआ है और भी 200-300 रुपया इम्प्रूव हो सकता है। अगले दर्शक है नरेश कुमार है। गोल्ड इन्होंने खरीदा है 51,440 रुपए पर, क्या करे, बेच दें या होल्ड करे? क्या करे रवि जी? 51,440 की बाइंग है। जरूर से आपके अच्छे लेवल पे बाइंग पोजीशन है और अभी तक आप रुक रहे हो। डेफिनेटली ये अच्छी आपकी एपेटाइट है। 51,800 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप अपने पोजीशन को होल्ड करें। अपर साइड 52,400 तक के लेवल्स मिल जाए तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूल कर ले। बाद में थोड़ा बहुत मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो अपर रेंज पे प्रॉफिट बुक करना है। अभी 51,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप रुक सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक, इन्होंने नाम नहीं भेजा है लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपर के कॉल ऑप्शंस नेचुरल गैस की बाई कर रखी है। 850 की कॉल ऑप्शन 55 रुपए में, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से आउट द मनी आपकी ऑप्शन है और 850 के ऊपर जाए ऐसा मुझे अभी ये मंथली एक्सपायरी में चांसेस कम दिख रहे हैं। शायद ये आपको सितंबर तक देखने को मिल सके। तो आई थिंक ये जर्मनी एंड रशिया वाला जो इश्यू है वो जब तक शॉर्ट नहीं होता तब तक बड़ा करेक्शन नहीं होगा। बट आपका जो कॉल ऑप्शन आपने इतना ऊपर लिया है तो मुझे लग रहा है कि इसको एक बार निकल के 700-750 के आउट द मनी नियर जो आउट द मनी ऑप्शन है उसमें आप ट्राई करें तो वहां पे ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलने की शक्यता है। और दूसरा क्या है कि 850 अगर नहीं आया नेचुरल गैस ये एक्सपायरी तक तो ये जीरो हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी उछाल में इससे निकल के नियर आउट द मनी ऑप्शन खरीदे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी। रुपेश हैं बिहार से। नेचुरल गैस या क्रूड कहाँ ट्रेड करना चाहिए आज वीरेंद्र सर? ये दोनों में फिलहाल जो टेंशन है चाइना ताइवान का तो मैं अवॉइड करूंगा। दोनों ही वॉर कमोडिटी है इसलिए। अगले दर्शक भी क्रूड पर ही हैं। इनका सवाल गोपाल रतलाम से हैं। इंट्राडे में क्रूड में क्या लग रहा है, तेजी या मंदी? रवि जी क्या लग रहा है शाम के सत्र में क्रूड में आज? कोई बड़े उछाल की एक्सपेक्टेशंस नहीं, थोड़ा गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, बट सऊदी ने जो अपने एशियन क्लाइंट्स के लिए अभी प्राइसेस बढ़ा है तो इस हिसाब से लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी वहां पे हो गई है। तो मुझे लगा
रहा है कि अगर नई स्ट्रेटेजी करनी है तो थोड़ा बहुत वेट करें। 7220 के करीब अगर मिल जाए तो वहां पे एक बार बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 7150 का रखे। अपर साइड एक लिमिटेड तेजी मुझे दिख रहे 7380 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है अभिषेक यशवंत हैं दिल्ली से। 12 लॉट नेचुरल गैस 700 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने ली है। करेंट रेट है 665। क्या करना चाहिए इनको रवि जी? होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज जिस हिसाब से रिकवरी है 680 685 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे एक बार आए तो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस जो भी हो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। 700 नियर आउट द मनी है, तो वहां पे आपको अच्छे प्रीमियम भी जल्दी मिल जाएंगे। तो एक बार मुनाफा वसूल करते रहे, नेकेड होल्ड ना करें, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है, तो प्रॉफिट बुक करना भी एडवाइजेबल है। बीरेन सर, छोटा जवाब दीजिएगा। घनश्याम है राजस्थान से, गेहूं का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। गेहूं की मार्केट काफी तेज है फिलहाल और डिमांड काफी बढ़िया है। यहाँ से और भी तेजी की गुंजाइश दिख रही है। ओके सर, तो चलिए शुक्रिया बीरेन सर आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन गेहूं की जब बात हो रही है तो गेहूं पर ही हमारी सहयोगी मेघना ने खास बात की थी नीति आयोग के मेंबर रमेश चांद साहब से। गेहूं एक्सपोर्ट बैन को हटाने के हालात अभी नहीं बने हैं उन्होंने कहा, और अभी भी बैन जारी रखने की ज़रूरत है, ये कहना है रमेश चंद साहब का। साथ ही खाने के तेल की कीमतों को लेकर क्या उन्होंने कहा है, क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का वक्त आ गया है, क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वीट एक्सपोर्ट्स पर भी बैन जो है वो अभी लगा हुआ है, तो क्या आपको लगता है अभी हम इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होते हुए देख रहे हैं पिछले महीने में, तो क्या ये कंटिन्यू रखना चाहिए? अभी भी बीट की प्राइसेस जो है वो 440-50 डॉलर से थोड़ा नीचे आई हैं, लेकिन अभी भी जो प्राइस है इंटरनेशनल वो हमारी डोमेस्टिक प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यदि हम एक्सपोर्ट पे बैन हटा दें तो हमारी मार्केट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसका एक और कारण भी ये है कि इंटरनेशनली इस बार इतनी ज़्यादा बीट हेल्ड अप हुई है रशिया में और यूक्रेन में कि यदि मान लो हम एक्सपोर्ट बैन हटा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बीट का एक्सपोर्ट 4-5 मिलियन टन पे बंद हो जाएगा। बीट का एक्सपोर्ट कम से कम 20-25 मिलियन टन हो जाएगा। उससे फिर जो हमें अवेलेबिलिटी चाहिए उस पर वही नहीं अवेलेबल होगी, तो फिर तो ऐसा होगा कि हम इंटरनेशनल कंज्यूमर को प्राइस लो देने के लिए अपने कंज्यूमर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं, और मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति हमेशा ये रही है कि जब बहुत हाई इन्फ्लेशन होती है तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जब डिफ्लेशन या कोई प्राइसेस लो होती हैं तब प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो आपने देखा होगा कि आज से 6 महीने पहले यदि हम देखें तो जो हम एक्सपोर्ट में प्राइस किसान को मिल सकती थी बीट से, हमारी सरकार किसान को उससे 20% ज़्यादा प्राइस दे रही थी। तो कंज्यूमर भी उस समय ये आर्गू कर सकता था कि आप हमें इंपोर्ट क्यों नहीं लेने देते, इंपोर्ट हमें सस्ता मिलता है। तो ये परिस्थिति के अनुसार है कि आज की परिस्थिति अभी ऐसी है कि हम इस जो एक्सपोर्ट बैन को यदि ऐसा अभी हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बीट की देश से बाहर चली जाएगी और हमारी अपनी ही बीट के प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छूने लगेगी। एक आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल है एडिबल ऑयल प्राइसेस का, जो अभी भी काफ़ी बढ़े हुए चल रहे हैं। आप उस कमेटी में भी हैं जो रिव्यू करते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस, जिसकी हाल ही में अभी बैठक भी हुई थी। तो क्या अभी निष्कर्ष है कमेटी का, क्या आपका आउटलुक है एडिबल ऑयल प्राइसेस पर? अब कमेटी का क्या है निष्कर्ष वो तो नहीं मैं आपसे शेयर कर सकता, लेकिन आउटलुक जो है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पिछले 2 महीने में जो एडिबल ऑयल हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं, और इंडोनेशिया जो है उसने जब एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था तो अब उसके पास इतना इकट्ठा हो गया पाम ऑयल कि उसके पास भी रखने की जगह नहीं है। तो अब वो काफ़ी लिबरल होके उसको अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इंटरनेशनल प्राइसेस है एडिबल ऑयल की
वो काफ़ी हाई है, वो नॉर्मल लेवल पे अभी नहीं आई। तो इसीलिए अभी जो इंपोर्ट है उसको लिबरल रखना और उस पर टैरिफ नहीं लगाना वो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई ऐसा जो ट्रेंड सेट हुआ है पिछले 1 महीने में, यदि वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा कि उसी तेज़ी से इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो संभावना है कि 3-4 महीने के बाद टैरिफ को दोबारा लगाने पे विचार किया जा सकता है।